जिसमें उधर उधर एज में हाँ, उसका लिंक भेज दिया आपने मुझे? इसमें लिंक चाहिए वो मुझे। मेरे पास है वो 10 भेजना आपको दूसरे मोबाइल से। ठीक है। Hello students, good afternoon. Surinder Nagia, faculty in chemistry from Kelvin. रूटीन डू यू नो? टुडे रूटीन कल मैंने अनाउंस किया था बेटा, पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे, फिर हम जो रिडॉक्स का नेक्स्ट पार्ट, कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी किया था, आज ऑक्सीडेशन स्टेट के नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, मतलब यूजेस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का यूजेस। उसमें फिर हम अगेन जो है टुडे वी विल वर्क ऑन द एन फैक्टर, जो हमने पहले एन फैक्टर किया था उसी में एन फैक्टर पे बात करेंगे, और एन फैक्टर के बाद फिर मैं उसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम करेंगे हम। तो यस, एक बार फिर शेड्यूल आज की एटनरी रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं। तान्या गुड आफ्टरनून, हर्षिता गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। निधि, गुंजन, शिवानी, अभिषेक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। टेस्ट में बेटा, टेस्ट में हम जो देंगे क्या किया था लास्ट टाइम में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किया है, केमिकल बॉन्डिंग किया था, या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टेस्ट किसका लिया मैंने लास्ट? इस बार बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अनाउंस कर रखा है ना मैंने। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल वाला पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट विदाउट रिडॉक्स मोल वाला पार्ट, क्लियर? मतलब जो कल का क्लास था उससे पहले वाला। तो इसमें आपका मोल कंसेप्ट वाला बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट आएगा, ये सेकंड कर रहे हैं आजकल हम, जैसे पार्ट सेकंड। और आज का बेटा, पिछली बार केमिकल बॉन्डिंग था, इस बार बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो टेस्ट में आना ही है, तो इसलिए फिर मैं आज एक डीपीपी डिस्कस कर रहा हूं आपसे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं अपने। पहले आज का शेड्यूल बेटा, पहले डीपीपी डिस्कशन, और जस्ट डीपीपी डिस्कशन के बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिडॉक्स वाला करेंगे। तो कैन आई प्रोसीड? करें स्टार्ट बेटा, रेडी? यस सदफ, यस बेटा, रिडॉक्स से पहले वाला, मतलब कल की क्लास से पहले वाला। चलो बेटा, फर्स्ट देखो, आपके स्क्रीन पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो डीपीपी 2 थी आपकी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 2 अवेलेबल थी, तो 2 के अंदर देखो, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किसी को प्रॉब्लम? फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड, एनी प्रॉब्लम? रिप्लाई करते जाना बेटा, जिससे आगे बढ़ते जाएं, टाइम सेव करते जाएं। फर्स्ट सेकंड में नहीं है, देन आगे चलो। थर्ड एंड फोर्थ में किसी को प्रॉब्लम? थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, नो। ब्यूटी कुमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। थर्ड एंड फोर्थ हो गया, इसके बाद आ जाओ, थर्ड एंड फोर्थ के बाद 5 एंड 6 में किसी का प्रॉब्लम? फरहीन कह रहे हैं कि सेकंड का आंसर बी है सर, सेकंड का आंसर बी है, सेकंड। हाँ बेटा, वो कैलकुलेशन कर लेना, जो आंसर आएगा ना वो, इसमें मुझे लगता है कि इसने सी दे रखा है, उसकी कैलकुलेशन में 55.95 जो कैलकुलेशन से आएगा। सही कह रहे हो आप। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 6 तक किसी को और प्रॉब्लम? अप टू 6। अंशिका का थर्ड आ रहा है बेटा, थर्ड क्या प्रॉब्लम? देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कि रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेते हैं, उससे किसी के मोलिकुलर वेट पे फर्क नहीं पड़ता। सपोज एज एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी हाइट, मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना है, मेरे से कोई छोटा बंदा है उससे, तो मैं कहूंगा कि उस छोटे से मैं इतना बड़ा हूं। सपोज मैं उसका रेफरेंस बदल दूं, मैं कह दूं कि नहीं अब इससे नहीं, मैं मेरे से एक लंबा बंदा है, मैं उससे अपनी हाइट का रेफरेंस लूंगा, तो मैं कहूंगा कि उस इतने लंबे से मैं इतना छोटा हूं। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन के अंदर रेफरेंस पॉइंट से मेरे जो लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। यही चीज रेफरेंस पॉइंट की है कि किसी का एटॉमिक वेट है वो तो फिक्स ही रहेगा, बस रेफरेंस पॉइंट है तो उससे हम कहेंगे किसी से वो कितना हल्का है या किसी से कितना भारी है, लेकिन एटॉमिक वेट उसका जो है वो फिक्स ही रहेगा। एटॉमिक वेट फिक्स रहता है बेटा। वो रेफरेंस पॉइंट से ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी से एक से रेफरेंस करूंगा तो मेरा वेट बदल जाएगा, दूसरा रेफरेंस लूंगा तो मेरा वेट वही रहना है। इसलिए एटॉमिक वेट जो होते हैं बेटा वो फिक्स रहते हैं। रेफरेंस पॉइंट आप कोई सा भी ले लो, चाहे 1/6 करके ले लो, चाहे 1/12 करके ले लो। नेक्स्ट चलो बेटा, कहां तक पहुंच गए थे हम? 6 तक पहुंच गए थे। 6 तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। देन आ जाओ 7 और 8 में। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम 7 and 8? 7 and 8? 9 to 10, अप टू 10 बेटा, किसी का प्रॉब्लम? अप टू 10, अप टू 10। 7 आया। 7 क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ परसेंट इन 1 डेसीमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एट एसटीपी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल शिवानी। इसमें क्या मिस्टेक, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम के अंदर। आपको उसने बोल दिया था एसटीपी दे या एनटीपी दे। देखो इस चीज में ध्यान रखना है आपने, इट शुड बी जो है कीप इन माइंड कि एसटीपी और एनटीपी आपको 22.4 लेके ही करना है। इवन एसटीपी पे 22.7 होता है, लेकिन आपको जनरली जब तक स्पेसिफिक नहीं ले तब तक एसटीपी या एनटीपी आपने 22.4, बिकॉज हाइड्रोजन गैस है। तो गैस के लिए तो फार्मूला लगाते हो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलिक्यूल से n/n नहीं लगा देना बेटा, और वॉल्यूम से वॉल्यूम अपॉन लीटर में लेना है तो 22.4 लगा देना। तो आपको n निकालना है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, n ने दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है, वॉल्यूम दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, 22.4। अब आप इसको सोल्व कर लो, n निकल आएगा। एवोगैड्रो नंबर को 22.4 से डिवाइड कर देना। रेनी 9 का हिंट पूछ रहे हैं। 9 का हिंट, तो हिंट क्या है इसमें? बस ये आइडिया है बेटा कि आपके पास 392 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 है। आप हर चीज मोल कंसेप्ट से सोल्व करेंगे बेटा। तो ये आपके पास 392 मिलीग्राम H2SO4 है। तो आप ये कह दोगे कि यहां से इनिशियल मोल निकाल लोगे आप। H2SO4 के इनिशियल मोल निकाल लोगे, इनिशियल मोल निकाल लोगे। पेन क्या बेटा? येलो कलर पेन पे, इस पे दिखाई नहीं दे रहा है? कौन सा कलर क्लियर आ रहा है मुझे दिखाओ। रेड ले लो, ये क्लियर दिख रहा है? फरहीन ये क्लियर दिख रहा है? 392 मिलीग्राम H2SO4। तो देखो इससे आप इनिशियल मोल निकाल लो। अब इनिशियल मोल निकाल लोगे तो इसके बाद वो क्या कहता है, इसमें से इतने मोलिक्यूल आपने बाहर कर दिए। चलो इसमें से इतना मोलिक्यूल H2SO4 का बाहर कर दिया आपने। कितना मोलिक्यूल कर दिया? 1.204 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल बाहर कर दिए। इसके भी मोल निकाल लेंगे। और हाउ मेनी मोल H2SO4 आर लेफ्ट? तो देखो जरा कैलकुलेशन लगाओ। n लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा? n इनिशियल माइनस n रिमूवल, मतलब n इनिशियल माइनस n रिमूवल। तो रटना कुछ भी नहीं है बेटा, n लेफ्ट मोल निकालने, मोल्स लेफ्ट। तो मोल लेफ्ट कैसे निकालोगे? मैं कह दूं कि मोल्स निकालो तो आप देखो पूछोगे कि सर स्टार्टिंग में कितने मोल थे और उसमें से कितने मोल हमने बाहर कर दिए। तो रिमूवल वाले माइनस कर दो तो पीछे रहेगा, पता लग जाएगा, हिसाब किताब ही तो है। इनिशियल मोल किससे निकालोगे? अब देखो, अब ये आपको सोचना था कि इनिशियल मोल निकालोगे किससे। तो इनिशियल मोल 392 मिलीग्राम है तो वेट से निकालोगे पहले वाले। तो 392 मिली को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट लगा दो, फार्मूला वेट लगा दो। तो फार्मूला वेट लगा दोगे तो ये आपको इनिशियल मोल निकल आएंगे। माइनस रिमूवल, रिमूवल का नंबर दे रखा है
तो इसके मोल वेट से निकाले आपने, वेट अपॉन फार्मूला वेट से, जो दे रखा है उसी से तो निकालोगे। और रिमूवल वाले देखो आप, रिमूवल वाले जो निकाले वो नंबर दे रखा है, तो नंबर को आओगे तो नंबर से डिवाइड करो, तो नंबर दे रखा है आपको। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, क्योंकि इसी से पता लगता है कि एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस कंसेप्ट की। अब इसमें से ये सोल्व कर लो तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 10 और 11 में किसी का प्रॉब्लम, 10 and 11, 10 and 11, 12 तक किसी का प्रॉब्लम, अप टू 12, तक एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 13, 14 में, अप टू 14, अप टू 14 क्लियर है बेटा। लास्ट आ जाओ 15 तक किसी का प्रॉब्लम, अप टू 15, तो डीपीपी में 15 तक किसी का कोई और प्रॉब्लम, 12, 12 कह रहा है x ग्राम ऑफ द एलिमेंट p एटॉमिक वेट कंटेन y एटम। x ग्राम देखो एलिमेंट p दे रखा है, p के ग्राम है x ग्राम एलिमेंट p कंटेन y एटम, और एटम है y। हाउ मेनी एटम आर कंटेन इन 2x ग्राम ऑफ एलिमेंट q। हाउ मेनी एटम आर कंटेन्ड इन 2x ग्राम ऑफ एलिमेंट Q। देखो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल किसी के भी निकालो आप, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है n अपॉन Na। यहां होता है वेट अपॉन फार्मूला वेट, किसी से भी निकालेंगे तो n इज इक्वल टू मोल का फार्मूला है n अपॉन Na, वेट अपॉन फार्मूला वेट। इसमें जो एक चीज है वो कांस्टेंट रहेगी Na, जो हमारे पास Na है वो कांस्टेंट है, तो Na का वैल्यू इन दोनों फार्मूलों को मिला के आप नया फार्मूला बना लो बेटा। ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन है ये। तो Na का मतलब निकलेगा n m डैश अपॉन W। तो कोई भी स्पीसीज हो तो उसका n m डैश अपॉन W वो कांस्टेंट रहना है। जैसे मैं एटॉमिक वेट में सोल्व कराता था आपको, चाहे ये P का हो चाहे ये n m डैश अपॉन वेट Q का हो, क्योंकि वो तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही आएगा। पहले वाले P में देखो वेट दे रखा है x, एटॉमिक वेट भी दे रखा है 15, y एटम भी दे रखे हैं, तो n की वैल्यू y, वेट दे रखा है x, एटॉमिक वेट दे रखा है पहले वाले का 15, इज इक्वल टू दूसरे वाले में देखो हाउ मैनी एटम, दूसरे के एटम मतलब n यू वांट टू कैलकुलेट, फार्मूला वेट मतलब एटॉमिक वेट इज गिवन, Q का दे रखा है 30, और वेट भी आपको दे रखा है 2x। वेट जो दे रखा है, ये मैंने फार्मूला सही रखा है, n m डैश अपॉन वेट, n m डैश, तो यहां वेट गलत रख दिया ना, ऊपर 15 आएगा, ऊपर 15, यहां x आ रहा है, तो n इंटू 30 अपॉन आ रहा है 2x। y की वैल्यू जितनी पहले थी उतनी बाद में आ गई, n ही आ जाएगी। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है कि पता ही नहीं लग रहा होता है कि हमें करना क्या है। जब ऐसा केसेस आ जाए, पहली वाली स्पीसीज का वेट भी दे रखा है, नंबर भी दे रखा है, दूसरी वाली स्पीसीज का वेट दे रखा है और नंबर निकालना है, तो दो फार्मूलों से आप जो चीज कांस्टेंट है उसका एक नया फार्मूला बना लो। तो एवोगैड्रो नंबर जो निकलेगा वो फिक्स निकलेगा, n m डैश अपॉन वेट। तो हर किसी के n m डैश अपॉन वेट दूसरी स्पीसीज के n m डैश अपॉन वेट के इक्वल हो जाएंगे। तो इससे आप इस चीज का सॉल्यूशन कर लेंगे बेटा। 15 तक किसी का और प्रॉब्लम, अप टू 15 किसी का और प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं, रिडॉक्स पे जा रहा हूं मैं, नहीं तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे इधर। अगर किसी का है तो पूछ सकता है वो, नो तो चलो मैं वापस टॉपिक पे आऊं रिडॉक्स वाले।
यस बेटा, लास्ट की क्लास में हमने किया था रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट वाला क्लास स्पेशली फोकस किस पे था हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर था। ऑक्सीडेशन नंबर किसी स्पीसीज का निकालना है तो उसके ऊपर बेस्ड था। कई इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। और दूसरा पॉइंट ये था कि उसके बेस पर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम ये देखते थे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है। तो आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं वो इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन वाले पार्ट में सबसे पहले मैं एक आपको नॉलेज देना चाहता हूं एन फैक्टर का, और यहां पर एन फैक्टर स्पेशली फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। यहां पर वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर का मतलब कुछ स्पीसीज, कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो एन फैक्टर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। एंड यू नो, लास्ट क्लास में आपको, पिछली क्लासों में आपको ध्यान हो तो मैंने वहां भी एन फैक्टर करवाया था आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर। बट वो एन फैक्टर किसका था बेटा? वो एन फैक्टर आपका था एलिमेंट्स का, आयंस का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, तो उनका एन फैक्टर था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर जो है बेटा, अगर ये पार्ट आपने फिर अच्छे से समझ लिया तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करोगे। यहां पर एन फैक्टर का जो मतलब है, यहां पर एन फैक्टर का जो मतलब है वो आपका है कि एक स्पीसीज, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है चाहे आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्पीसीज वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रही है। यहां पर एन फैक्टर का मतलब, एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग, लूजिंग और गेनिंग पर स्पीसीज। एक स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है, दैट थिंग इज नोन एज एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी खुद रिड्यूस होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ऑक्सीडाइजिंग जो करेगा वो इलेक्ट्रॉनों का गेनिंग करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज करता है, तो ये लूजिंग करेगा। तो कोई भी स्पीसीज आपके पास, इवन आइदर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो रिड्यूसिंग एजेंट है, आइदर रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो क्वेश्चन तो यहां भी बन गया, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को गेन करती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कोई भी आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर स्पीसीज कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, जो एक्सचेंज कर रहा है, दैट नंबर इज नोन एज आपका एन फैक्टर। अब ऐसे केसेस में एन फैक्टर कैसे निकालते हो आप? देखो, केस फर्स्ट, इसमें कुछ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, कुछ पहले भी की थी, कुछ अब फिर कर रहे हैं अपने। केस फर्स्ट, अब इसमें केस फर्स्ट में क्या है, मान लो वन एटम, किसी एक स्पीसीज का वन एटम, वन काइंड ऑफ एटम इज एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन पर स्पीसीज। अगर ऐसा हो तो पर स्पीसीज में एक काइंड ऑफ एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन कर रहा हो, तो हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसके बेस्ट एग्जांपलों में से देखो बेटा, एक है KMnO4, KMnO4, या स्पेशली आप KMnO4 भी लो, पहले लो MnO4 नेगेटिव स्पीसीज। MnO4 नेगेटिव स्पीसीज जो है अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग, ये याद करना बेटा, सबसे पहले आपको यही चीज याद करनी है। एन फैक्टर तो निकालना फिर सीखेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये MnO4 स्पीसीज जो है पर मैग्नेट स्पीसीज, पर मैग्नेट स्पीसीज, ये ऐसी चीजें बेटा डायरेक्ट बुक्स में नहीं होती, ये नॉलेज के लिए है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। पर मैग्नेट स्पीसीज, अगर पर मैग्नेट स्पीसीज को आप एसिडिक मीडियम दोगे, H पॉजिटिव मीडियम दोगे, तो MnO4 स्पीसीज आपकी कन्वर्ट होगी Mn2 पॉजिटिव आयन में। पर मैग्नेट स्पीसीज को एसिडिक मीडियम दोगे तो Mn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, याद करना है बेटा, जरूरी है। MnO4 नेगेटिव को अगर आप न्यूट्रल या बेसिक मीडियम दोगे, OH नेगेटिव का मतलब बेसिक मीडियम, H2O का मतलब न्यूट्रल मीडियम, MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू MnO2 is converted into MnO2 in basic medium और alkaline medium। अगर वो वर्ड दे दे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग वर्ड साथ में लगा दे,
तो MnO4 नेगेटिव जो कन्वर्ट होता है वो होता है MnO4 2 नेगेटिव में। इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। तो सबसे पहले बेटा आपने जो वर्कआउट करना है वो आपने MnO4 पे करना है, और इसमें सबसे पहली चीज क्या याद करनी है आपने कि ये परमैंगनेट को अगर एसिडिक मीडियम दें तो किस में कन्वर्ट होगा, बेसिक मीडियम दें तो या न्यूट्रल मीडियम दें तो किस में कन्वर्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम दें तो किस में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले ये याद करना बेटा, जरूरी है। अब एन फैक्टर निकालना सीखते हैं हम। देखो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। एन फैक्टर निकालने के लिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उस रिएक्शन को, उस एटम को कंसीडर करो। सपोज ये Mn है, यहां भी Mn है, यहां भी Mn है। इसमें Mn के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने हैं आपने, दोनों जगह ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके उनका डिफरेंस निकालना है, तो वो एन फैक्टर आ जाएगा। जैसे देखो पहले वाले केस में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में एसिडिक मीडियम में। वर्ड लिखा होगा एसिडिक मीडियम, वहां से आपको समझ जाना है। H पॉजिटिव लिखा हो देन भी ओके, एसिडिक मीडियम लिखा हो बेटा देन भी ओके। तो आपने क्या करना है, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और यहां भी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है और फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। तो बेटा कल याद होगा आपको MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कल हमने निकालना सीखा था। मैग्नीज का कैसे सीखा था, सपोज Mn का x तो कल निकाला है, तो याद होना चाहिए बेटा एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 का -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। MnO4 नेगेटिव में +7 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल निखिल +7 हो जाएगा। MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और जो इस साइड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ रहा है बेटा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। अब एन फैक्टर इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो जो अपने आप पता लग जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं। तो एन फैक्टर इन दोनों का डिफरेंस, तो +7 से +2, डिफरेंस में दीपांशु बेटा प्लस या माइनस नहीं लगाना, डिफरेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो +7 से +2, तो डिफरेंस हम लिखेंगे 5 का। क्लियर, डिफरेंस हम लिखेंगे 5 का। 5 का डिफरेंस लिखने के बाद जिस स्पीसीज के लिए निकालना चाहते हो उसमें ऐसे एटम चेक करोगे कितने हैं। जैसे MnO4 नेगेटिव में Mn1 है, MnO4 नेगेटिव में Mn1 है तो 5 × 1 कह देंगे। तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम में MnO4 का जो Mn+2 में कन्वर्जन हुआ तो एन फैक्टर कितना आया आपका 5। कितना एन फैक्टर आया 5। तो हमेशा याद रखना है कि MnO4 नेगेटिव अगर Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है देन उसका एन फैक्टर जो आता है वो 5 आता है। अब यही चीज देखो, अब देखो आप खुद बताओ, अगर मैं इसको न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता हूं, सेकंड पार्ट लेते हैं। जैसे MnO4 नेगेटिव को सपोज मैं कह दूं न्यूट्रल या बेसिक मीडियम, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। ये दोनों ही मीडियम में, वाटर का मतलब है न्यूट्रल, चाहे आपको न्यूट्रल मीडियम दे दिया जाए या आपको बेसिक दे दिया जाए, न्यूट्रल हो चाहे बेसिक, दोनों में Mn2 में कन्वर्ट होगा। यहां निकालो जरा। अब मुझे MnO4 का जो है वो एन फैक्टर निकालना है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन, तो MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +7 है, अभी निकाला। और इधर देखो, गुड बेटा शिवानी बिल्कुल सही, तुलसी बिल्कुल सही निकाल रहे हो बेटा, इधर है +4, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया, देखो Mn +7 से +4 में जा रहा है, तो डिफरेंस देखो एन फैक्टर निकालना है तो डिफरेंस +7 से +4 मतलब 3 का डिफरेंस, और Mn जो आ रहा है वो ये 1 आ रहा है, तो 3 × 1, 3 × 1 बिल्कुल सही, 3 एन फैक्टर आ गया बेटा, 3 एन फैक्टर आ गया। अब यही एन फैक्टर सपोज हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में निकालते हैं, तो स्ट्रॉन्ग में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है आपका MnO4 2 नेगेटिव में। MnO4 2 नेगेटिव में, तो यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और MnO4 2 नेगेटिव में है +6, तो डिफरेंस देखो फिर इस Mn के लिए निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस एन फैक्टर तो 7 और 6 1 का आ रहा है, बिल्कुल दीपांशु निखिल सही, यू आर करेक्ट 1, और एक ही Mn है तो 1। तो आप देख सकते हो कि MnO4 नेगेटिव अलग अलग टाइप की रिएक्शंस में एन फैक्टर मतलब चेंजिंग एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग दिखा रहा है। MnO4 नेगेटिव अगर एसिडिक मीडियम ले रहे हो देन उसका एन फैक्टर कितना आ रहा है आपका 5, MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में 5। इसी टाइप से उसी MnO4 को अगर आप बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में
If we talk in neutral or alkaline medium, then we can say that their oxidation number is 3 and in strong alkaline medium it is 1. तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है बेटा कि कैसी रिएक्शन हो रही है. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. चलें आगे. तो आपको रिएक्शन याद करने से आइडिया हो जाएगा और थोड़े दिनों में ये, थोड़े टाइम में ये याद भी हो जाएंगे बेटा. तो एन फैक्टर डायरेक्ट याद भी होने चाहिए, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होगा. चलें आगे बेटा. क्लियर. देखो फिर सपोज फिर दूसरी स्पीसीज करते हैं. सपोज ये एक स्पीसीज होती है, कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होंगी वही डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ. हमारे पास स्पीसीज होती है बेटा K2Cr2O7, या यही कह दूं Cr2O7 2 नेगेटिव. इसको बोलते हैं हम डाइक्रोमेट आयन. डाइक्रोमेट आयन. डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो एसिडिक हो या कैसा भी मीडियम हो, जनरली एसिडिक मीडियम लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसमें कन्वर्ट होता है Cr+3 में. अब सपोज यहां पर डाइक्रोमेट आयन का, पूरे इस डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर निकालना है. तो लेट वी चेक कैसे एन फैक्टर निकालेंगे बेटा. सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हुआ है. तो यहां चेंज हो रहा है बेटा क्रोमियम का. कितना चेंज हो रहा है निकाल लेंगे. यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6 क्रोमियम का, बिकॉज पिछली क्लास में सिखाया था मैंने Cr2O7 2 नेगेटिव एक क्रोमियम पर स्पीसीज के लिए निकालते हैं बेटा. तो पर स्पीसीज क्रोमियम का x है तो 2 का 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6. ऑक्सीडेशन नंबर हो तो प्लस माइनस बोलना है बेटा. दीपांशु, तनिषा तुम सही हो, तुलसी और शिवानी आप लोग गलत हो. देखो क्रोमियम का यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इधर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है. +6 से +3 में डिफरेंस आ रहा है बेटा 3 का. लेकिन हमें तो डाइक्रोमेट का निकालना है, तो डाइक्रोमेट में नंबर ऑफ क्रोमियम एटम भी तो काउंट करने पड़ेंगे हमें फार्मूले में. डाइक्रोमेट में जो बना हुआ है आपका डाइक्रोमेट वो Cr2O7 से बना हुआ है, मतलब Cr2 2 क्रोमियम से बना हुआ है. पर क्रोमियम निकाला अभी तो आपने. तो इस स्पीसीज में, स्पीसीज तो 1 लेनी है इसकी, लेकिन पर स्पीसीज में क्रोमियम तो 2 है ना. तो क्या एन फैक्टर लेंगे. हर्षिता गलत है बेटा, 3 आंसर. तो 3 × 2 बोलेंगे हम, 6 देंगे एन फैक्टर. डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर 3 नहीं होएगा बेटा, 6 आएगा, क्योंकि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 से +3 डिफरेंस आया, 3 आया. ठीक है, ये बात तो ठीक है. बट पर स्पीसीज जो डाइक्रोमेट की है उसमें क्रोमियम एटम, यानी कि वो वाले एटम भी तो काउंट करोगे. तो एटम आपके बेटा 2 आ रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है. तो आपका डाइक्रोमेट का जो एन फैक्टर है वो आएगा 6. तो डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर आपका 6. इसी टाइप से बेटा मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पिछली क्लास में, थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव. इन पिछली क्लास के ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको डायरेक्ट याद होते हैं तो वेल एंड गुड. देखो H2O3 2 नेगेटिव, ये होता है बेटा थायोसल्फेट आयन जो हाइपो सॉल्यूशन वाला था. थायोसल्फेट आयन अलग अलग मीडियम में अलग अलग चीज में कन्वर्ट होता है. थायोसल्फेट आयन को सपोज अपने H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम दे दें या बेसिक मीडियम. अब पहले यू नीड टू लर्न कन्वर्जन, यू नीड टू लर्न कि थायोसल्फेट आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो टेट्राथायोनेट में होता है S4O6 2 नेगेटिव. कल किए थे हमने. ऐसे केसेस में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लेकर के आप सोल्व कर सकते हो. और बेसिक मीडियम दोगे तो ये कन्वर्ट होगा सल्फेट आयन में. ये जो पहला आयन लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट आयन. पहला आयन जो है आपका वो थायोसल्फेट आयन. इधर जो लिखा है इसको हमने कल नाम दिया था टेट्रा थायोसल्फेट, और ये वाला सल्फेट है ही बेटा. अब सपोज हमें थायोसल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा. तो पहले निकालो. देखो सल्फर यहां चेक करो, यहां सल्फर का कल निकाला था ना, H2O3 का कितना आया था, सल्फर का 2 आया था, +2. एवरेज यहां पर सल्फर का 2 आया था और यहां पर आया था 2.5. देखो ऊपर वाले केस में एन फैक्टर निकालो. 2 से 2.5 में चेंज हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस हुआ,
थायोसल्फेट में टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट किया तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 2.5 हो गया बेटा। तो डिफरेंस कितना आया एन फैक्टर देखो, 2 से 2.5 मतलब 0.5 का डिफरेंस, 0.5। लेकिन हमें थायोसल्फेट का चाहिए पर स्पीसीज, थायोसल्फेट में 2 सल्फर है तो इंटू 2 भी हो जाएगा, तो एन फैक्टर 1 आ जाएगा। डिफरेंस आया 0.5 का, लेकिन एन फैक्टर जो हुआ बिकॉज थायोसल्फेट में 2 सल्फर है बेटा, तो इसके अंदर हमने इंटू 2 कर दिया तो 1 आ गया। क्लियर? इसी टाइप से देखो एन फैक्टर दूसरे वाले में अगर बेसिक मीडियम में करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इधर आपके पास +2 है और इधर है +6, कितने का डिफरेंस आया देखो 4 का, +2 से +6। अगर थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंस आया 4 का, लेकिन सल्फर तो 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया आपका 8। क्लियर? बिल्कुल बेटा। तान्या, तनिषा, अंशिका, मेरे ख्याल से तनिषा आपने एक डिफरेंस लेकर के 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो भी करना है बिकॉज थायोसल्फेट में 2 सल्फर है। अभी हम जो पहला डिफरेंस निकालते हैं वो पर एटम का निकालते हैं और पर स्पीसीज में कितना एटम है उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है बेटा। तो थायोसल्फेट का एन फैक्टर 8, तो आपको डायरेक्ट अगर याद हो जाएंगे फिर तो वेल एंड गुड कि थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 1 एन फैक्टर, थायोसल्फेट बेसिक मीडियम 8 एन फैक्टर। क्यों? बिकॉज आपको रिएक्शन आता है बेटा। ऐसे ही देखो एक होगा आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो कन्वर्ट होता है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होता है, फेरस सल्फेट कन्वर्ट होता है फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट जो कन्वर्ट हो रहा है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेरिक सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन हम देखो देखते हैं क्या आएगा फिर, निकालो जरा देखो, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4 और फेरिक सल्फेट का फार्मूला Fe2SO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस, तो फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। अब इसमें आपने देखना है अगर आपको फेरस सल्फेट का निकालना है तो इधर से इधर चेंज देखो, फेरस सल्फेट का निकालना है तो इधर से इधर, तो सल्फेट में तो कोई चेंज नहीं है बेटा, सल्फेट जो यहां है वही सल्फेट यहां है, सल्फेट का चार्ज तो -2 रहना है। चेंज हुआ है आयरन में, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहां पर फेरिक है तो ये वाली वैलेंसी इसकी होगी, तो यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो हमें तो यहां देखना है ना फेरस सल्फेट में, हमें फेरस सल्फेट का एन फैक्टर चाहिए, तो फेरस सल्फेट का एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, एन फैक्टर आ जाएगा, एन फैक्टर 2 से 3 में डिफरेंस आ रहा है मतलब 1 का डिफरेंस, और फेरस में 1 ही। अब ये इंटरेस्टिंग है कि यहां पर अगर आपको किधर जाना होता, मान लो फेरिक सल्फेट का निकालना होता तो फिर ऐसे निकालते, तब भी डिफरेंस तो 1 का आता, लेकिन 1 फेरिक सल्फेट में 2 फेरस है, तब आप इंटू 2 करते, इंटू 2 करते। तो किधर देखना है ये भी मैटर करता है। आपको याद हो तो मैंने एक बार एक एग्जांपल करवाया था कि N2 को आप NH3 में कन्वर्ट करो, N2 को आप NH3 में कन्वर्ट करो, तो अगर आपको N2 का एन फैक्टर निकालना है तो ऐसे चेक करोगे, और ऐसे चेक करके एन फैक्टर निकालोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर निकालना है तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर कैसे निकाला था हमने बेटा, नाइट्रोजन का एन फैक्टर किया था 0 से 3 मतलब 3 का डिफरेंस, बट 1 नाइट्रोजन 1 N2 में 2 N है तो इंटू 2, तो नाइट्रोजन का 6 किया था एन फैक्टर आपने। बट अगर अमोनिया का निकालना है तो फिर ऐसे देखना है मुझे, अमोनिया का एन फैक्टर, अगर मुझे अमोनिया का एन फैक्टर निकालना है तो NH3 के लिए देखना होगा, तो डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना एन के लिए, एन के लिए डिफरेंस तो 3 का ही आया, बट यहां पर नाइट्रोजन ओनली 1 है अमोनिया में, इसलिए अमोनिया का एन फैक्टर 3 लोगे, नाइट्रोजन का एन फैक्टर 6, अमोनिया का एन फैक्टर जो है वो आप 3 लोगे। क्लियर? तो अमोनिया का
एन फैक्टर 3 बट नाइट्रोजन का एन फैक्टर 6। जिसको देखना है उसकी पर स्पीसीज में एटम आपने चेक करने हैं बेटा, उसकी पर स्पीसीज। मेरी एक एक बात को पूरा दिमाग ओपन करके सुनना। अगर नाइट्रोजन को चेक कर रहे हो तो नाइट्रोजन की पर स्पीसीज में नाइट्रोजन कितने हैं ये देखना है। तो पर नाइट्रोजन 3 का डिफरेंस आ रहा है 3 × 2। और अगर अमोनिया को देखना है तो अमोनिया की पर स्पीसीज में नाइट्रोजन कितने हैं ये देखना है। नहीं तो अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे, अपने तरफ से दिमाग से कुछ दिमाग लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। पर स्पीसीज में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? देखो बेटा, अब केस थोड़ा चेंज करता हूं मैं। कई बार ऐसा होता है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या होता है कि एक स्पीसीज में मोर देन 2 एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम पर स्पीसीज आर ऑक्सीडाइज्ड, कुछ भी हो सकता है, और रिड्यूस होगा। एक ही प्रोसेस, या तो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे, लेकिन एक से ज्यादा काइंड ऑफ एटम होंगे। तो कोई इश्यू नहीं है बेटा। एन फैक्टर निकालना हो आपको तो जो स्पीसी दोनों काइंड ऑफ एटम के एन फैक्टर निकाल के उनका सम कर दो। दोनों काइंड ऑफ एटम के एन फैक्टर निकाल के पर स्पीसीज अगर एक से ज्यादा एटम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हो। इसका एग्जांपल देखो, फेरस ऑक्सलेट। अभी आपने फेरस सल्फेट लिया था, मैंने अब चेंज कर दिया बेटा, फेरस ऑक्सलेट ले लिया। फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट जो होता है उसका फार्मूला होता है FeC2O4। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सलेट में C2O4 CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कोफिशिएंट को यूज नहीं करना बेटा, कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं करना, पर स्पीसीज चेक करना है। यही बात बार बार कह रहा हूं मैं, पर स्पीसीज चेक करना है, कोफिशिएंट का यूज नहीं करना है इसमें। पर स्पीसीज में कितने हैं। क्लियर? देखो, फेरस ऑक्सलेट Fe+3CO2, यहां मैं कुछ भी कोफिशिएंट लगा दूं उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी कोफिशिएंट लगा देता हूं उसका कोई मतलब नहीं होता। कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, हमें स्पीसीज से मतलब है। मेरी स्पीसीज है फेरस ऑक्सलेट, यहां स्पीसीज है फेरिक आयन, यहां स्पीसीज है CO2। अब पॉइंट ये आया कि यहां से तो क्लियर हो गया कि एक तो फेरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरस +2 से +3 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फेरस के लिए एन फैक्टर निकाल लेता हूं मैं, Fe के लिए, फेरस के लिए। तो फेरस ऑक्सलेट में फेरस के लिए एन फैक्टर निकालूंगा तो बेटा कितना आएगा, +2 से +3, तो डिफरेंस आया 1 का। और फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्सलेट में फेरस 1 ही है तो ×1 हो गया। तो फेरस सल्फेट के में आपका एन फैक्टर 1 आ गया। अब कार्बन भी चेक करते हैं, तो कार्बन का देखो निकालो। कार्बन का देखो, इसको ऐसे निकाल सकते हो C2O4, वैसे कल निकलवाया था इसलिए पिछली क्लासेस के काफी इंपॉर्टेंस रहते हैं। दैट्स व्हाई लास्ट क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट देन फॉर नेक्स्ट क्लासेस। मिस कर देते हैं ना कई सारे स्टूडेंट कि कर लेंगे हो जाएगा, तो उनको बाद में जाके बहुत नुकसान होता है बेटा। अभी तो बहुत स्मार्ट बनते हैं वो, इतने स्मार्ट होते तो यहाँ पढ़ नहीं रहे होते, वो अब तक सिलेक्ट हो चुके होते, लेकिन उसमें उनको फिर आगे नुकसान होता है, वो हर साल फिर पढ़ते ही रहते हैं। कार्बन फिर वो किस पर डालते हैं, सपोज ये कार्बन का X 2X, फिर डालेंगे कि फिजिक्स का टीचर बेकार था, केमिस्ट्री वाले का तो कुछ समझ ही नहीं आता था, बोटनी तो बोर थी और जूलॉजी पढ़ी ही नहीं, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं फिर। तो 2 + 2x - 8 = 0। तो कार्बन का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था हमने, तो x = कितना आया था, 3। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, और CO2 में निकालो जरा, CO2 में +4, तो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। तो ये आपको पहचानना होगा कि मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन का भी निकालो एन फैक्टर। कार्बन का एन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो +3 से +4, डिफरेंस आया 1 का, और कार्बन इसके अंदर 2 है तो ×2 हो गया, कार्बन 2 है। तो टोटल एन फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का कितना हुआ, FeC2O4 में आयरन के रिस्पेक्ट में कितना आया
Fe के रिस्पेक्ट में और ऑक्सिलेट के रिस्पेक्ट में कितना आया, तो उसके रिस्पेक्ट में आया 1 और ये आया 2, तो टोटल एन फैक्टर आ गया 3। तो एग्जाम में इतना बहुत है बेटा, एग्जाम में फेरस सल्फेट आ गया और फेरस ऑक्सिलेट आ गया तो दिमाग का दही बनाने में इतना बहुत है, दिमाग चलता ही नहीं है, फेरस फेरस की तरफ जाता है। जैसे हम किसी की बात सुनते हैं, आधी सुनते ही अपना आंसर देने लग जाते हैं, तो आधी बात नहीं सुननी, पूरी बात सुननी है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पूरी बात सुननी है। फेरस सल्फेट हो, फेरस सल्फेट हो तो क्या देना है इनफेक्टर, फेरस सल्फेट। अभी देखो पिछला करवा के आया फेरस सल्फेट, तो एन फैक्टर है 1, फेरस सल्फेट है तो एन फैक्टर है 1, लेकिन वही फेरस ऑक्सलेट आ गया, इतना सही फर्क होता है। यही बातें फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत आती है, यही गलतियां करते हैं बच्चे। गाइड क्या होता है, मैं तुम्हारा गाइड हूं, मैं तुम्हारा कोच हूं, टीचर वीचर गए जमाने, वो पहले वाले जमाने थे, मैं गाइड हूं, मैं आपका कोच हूं। आपने इंस्टीट्यूट को पैसा दिया है, उसके बदले में आपको बता रहा हूं कि ये मिस्टेक मत करना। क्या मिस्टेक नहीं करनी है, फेरस सल्फेट फेरस ऑक्सिलेट में डिफरेंस क्रिएट करना है। अगर फेरस सल्फेट है तो एन फैक्टर 1 है बेटा, फेरस ऑक्सिलेट है तो एन फैक्टर 3 आएगा, एन फैक्टर 3 आएगा। फेरस और कार्बन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए फेरस ऑक्सिलेट का कंप्लीट। फेरस ऑक्सिलेट में 1 आयरन है 2 कार्बन है, कार्बन के रिस्पेक्ट में 1 आया था, लेकिन ऑक्सिलेट में 2 कार्बन थे फार्मूले में। नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो दिमाग में रखना, दिमाग में रखना, क्या रखना दिमाग में, दिल में नहीं, दिमाग में रखना क्या, कि फेरस सल्फेट है या फेरस ऑक्सिलेट है। यहां तो दिल चलेगा या दिमाग चलेगा, दिल चलेगा, जो अच्छा लगेगा वो करोगे, जो एग्जाम में आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, दिमाग चलेगा तो सब करोगे। फेरस सल्फेट फेरस ऑक्सिलेट, दिमाग में रखना, फेरस सल्फेट है या फेरस ऑक्सिलेट है। फेरस सल्फेट आए तो एन फैक्टर बेटा 1, फेरस ऑक्सिलेट आए तो एन फैक्टर 3, फेरस सल्फेट या फेरस ऑक्सिलेट। क्लियर, चलूं आगे। देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, जैसे FeS2 होता है, FeS2 ये भी कन्वर्ट होता है Fe+3 और SO2 में। इसका एन फैक्टर निकाल के दिखाओ बेटा मुझे, FeS2 का एन फैक्टर। सेम ऐसा ही केस, सेम ऐसा ही केस करना है बेटा, बट किसके लिए करना है, FeS2 के लिए करना है, FeS2 के लिए करना है। बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है बेटा ये, कि एक तरफ से हमें बोलना पड़ता है, हम आपको ना देख पा रहे हैं ना आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन फिर भी क्योंकि सामने आप बोलते हुए होते तो हमें पता लगता है कि भाई कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ मैसेजिंग में कोई बेचारा करता है, दिल का हाल अपना बताता है, कोई दिल का हाल नहीं बताता कि भाई यहाँ मैं अटक रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। वहां तो हम क्लास में तो हम चेहरा देख के समझ जाते हैं बेटा कि किसको क्या दिक्कत आ रही है। बट जैसे जैसे जो अब ये भी एक क्या है, ये सिचुएशंस भी, ये डायलेमा भी एक 22 सिचुएशन प्रॉब्लम है, लेकिन फेस करना है हमें, तो हम लोग फेस कर रहे हैं ना। तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ फेस करना होता है। अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट आई, वो कहती सर मैं तो ऑनलाइन का इंतजार कर रही थी, मुझे तो ऑफलाइन का इंतजार कर रही थी, ऑनलाइन तो मैं सोच रही थी 1 महीने 2 महीने में चला जाएगा, और उस चक्कर में उसका साल खत्म हो गया। देखो क्योंकि पूरा साल होने वाला है अभी। दिशांक का आंसर आ चुका है, दिशांक का आंसर आ चुका है 11। तो चेक करना है, चेक करके बताओ भाई लोगों, बाकी दिशांक की हेल्प करो, क्या वो सही है या गलत है। FeS2 का इनफैक्टर दिशांक का आंसर मेरे सामने है, श्रवण कुमार मतलब उर्फ ब्यूटी कुमारी का आंसर 3 आया है, ब्यूटी कुमारी का आंसर 3 आया है। और किसी स्टूडेंट का आंसर, मुश्किल बिल्कुल नहीं है बेटा, वही चीज बोली थी अभी मैंने, दिल का यूज मत करना। दिल जो कहता है हम वो करते हैं तो गलत ही करते हैं। दिमाग लगाना, दिमाग से करना, जो ऊपर रूल लगाए हैं वो यूज करना, आंसर ठीक आएगा। FeS2 Fe+3 SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, आंसर आया नहीं बेटा ना। दीपांशु तुम्हारा आंसर नहीं आया, शिवानी, दोनों शिवानी का आंसर नहीं आया, सरफराज का आंसर नहीं आया, निखिल का 7 आंसर आया है, निखिल का 7, संगीता कुमारी आईडी से 5 आंसर आया है। देखो आप मजे देखो, एक क्वेश्चन कई आंसर, हर किसी के अलग अलग, किसी का 11, किसी का 3, किसी का 7, किसी का 5। शिवानी का भी 7 आ गया, शिवानी का
जैन मैडम का भी 7 आ गया। तो देख रहे हो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही ऑप्शन होंगे, जो जो आप सोच रहे हो ना, ये सारे ऑप्शन होंगे। अगर जिसने, मैंने क्या बोला कि जिसने भी थोड़ा दिमाग लगाया तो वो, अब तो बहुत इजी दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सामने दे रहा हूं। देखो यहां से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फेरस को फेरिक में। एक तो फेरस हो गया, फेरस का मतलब Fe+2 हो गया +3। फेरस फेरिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन फैक्टर आ गया 1, और फेरस अकेला है तो × 1। आयरन के रिस्पेक्ट में तो क्लियर कट आ गया। अब मुझे एक चेक करना था सल्फर के रिस्पेक्ट में, तो पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कल इसीलिए तो निकलवाया था मैंने। कैसे निकालोगे? आयरन का आ गया +2, एक सल्फर का x, 2 का 2x = 0। इसका मतलब x = 2x = कितना था? -2, तो x = -1। तो यहां सल्फर का -1 आ रहा है और यहां सल्फर का +4 आ रहा है। अब देखना मजे, और लगाना अपने आप को जिसने गलतियां की हैं दो चपत, कि सल्फर का यहां पर -1 और यहां पर +4, डिफरेंस कितने का आया बेटा? सल्फर के केसेस में डिफरेंस कितने का आया, जरा देखो। डिफरेंस आया बेटा -1 से +4 जो होता है वो 5 का। कुछ बच्चों ने क्या है, सब कुछ सही किया होगा, कहां फंसे होंगे? -1 से +4 में डिफरेंस 3 का ले लिया होगा बेटा उन्होंने। कुछ बच्चों ने 3 का लिया, एम आई राइट? कुछ बच्चों ने, जिसने 7 आंसर निकाला उन्होंने 3 का लिया था ना। तो अब देखो अपने आप को और सोचो और मुस्कुराओ कि हमारी मैथ कितनी बढ़िया है। -1 से +4 तक डिफरेंस ले रहे हैं तो 5 लेना है बेटा, 5। और सल्फर 2 है। देखो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया उन लोगों से जिसने आंसर 7 दिया। तो 5 × 2 10 आ गया बेटा। तो टोटल एन फैक्टर FeS2 का, एन फैक्टर ऑफ FeS2 टोटल 1 + 10 11। 7 वालों लगाना झटका, लगा नहीं लगा 7 वालों को झटका? गलती क्या? एक बिल्कुल सिली मिस्टेक बेटा, एक कैलकुलेशन की मिस्टेक। -1 से +4 को 3 ले लिया होगा। -1 से +4 को 3 लिया होगा, वो 3 नहीं था एक्चुअली 5 था। -1 से +4 तक जाना है। तो ये एक ऐसा केस है बेटा जिसमें एक से ज्यादा काइंड ऑफ एटम अगर अपना ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, तो जो है आपने जी हर किसी का एन फैक्टर निकालना है, लेकिन ध्यान से निकालना है, रूल रेगुलेशन वही है, और उसके बाद उनका सम कर देना है। तो एन फैक्टर आएगा 11, एन फैक्टर आ जाएगा आपका 11। एक लास्ट केस आता है बेटा आपका, केस थर्ड। अगर कोई स्पीसीज डिसप्रपोर्शनेट या कम प्रपोर्शनेट हो रही है, स्पीसीज undergo in disproportionation या तो डिसप्रोपोर्शनेशन में, और इन कम प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कम प्रोपोर्शनेशन। तो पहले हमें मतलब समझना है बेटा, डिसप्रोपोर्शन क्या होता है, कम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन में सेम काइंड ऑफ एटम, undergoes in oxidation as well as reduction, सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो, फास्फोरस का ही रिडक्शन हो। सेम काइंड ऑफ एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रही होती है, देन डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। और बिल्कुल इसका उल्टा कम प्रोपोर्शनेशन होता है, रिवर्स ऑफ। अगर हम रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन करें तो वो हमारा रिएक्शन जो होता है वो कम प्रोपोर्शनेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन है या कोई भी हेलोजन है, वैसे कोई भी हेलोजन, इनऑर्गेनिक की बात काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी हेलोजन को अगर हम हॉट कंसंट्रेटेड बेस दे दें, जैसे NaOH दे दें, हॉट
कंसंट्रेटेड, तो वो कन्वर्ट होता है NaX और NaXO3 में, NaX और NaXO3 में। तो चाहे वो हैलोजन आपका क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इन तीनों में से कोई भी हो, अगर आपने हॉट कंसंट्रेटेड उसको दे दिया, मीडियम, बेसिक मीडियम दे दिया, देन वो कन्वर्ट होगा NaX में, NaXO3 में। ये सिंपल हैलाइड है और ये हैलेट है, इसको हैलेट बोलते हैं, सोडियम हैलेट। क्लोरीन होगा तो क्लोरेट हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमेट हो जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडेट हो जाएगा। तो यहां पर सपोज हमें ऑक्सीडेशन नंबर जैसे देना है, सपोज मेरे पास है ब्रोमीन, मैंने NaH दे दिया, उसको बेसिक मीडियम दे दिया और दे दिया यही वाली कंडीशन, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो कन्वर्ट किस में करूंगा बेटा मैं, NaBr प्लस NaBrO3, NaBrO3। तो यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0, लेकिन यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। इसी ब्रोमीन का यहां से यहां देखो हो रहा है 0 से -1 मतलब रिडक्शन, और इसी ब्रोमीन का यहां से यहां देखो हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, देन हम इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और ऐसे केस में अगर n फैक्टर निकालना हो तो N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 ले लेते हैं, N1 अपॉन N1 प्लस N1 इंटू N2, N1 प्लस N2। कैसे, सपोज रिडक्शन वाले में निकालो n फैक्टर, इस केस में रिडक्शन वाले में n फैक्टर निकालो। देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1, तो डिफरेंस आया 1 का, और Br2 दो ब्रोमीन एटम है तो इंटू 2 हो गया। ऑक्सीडेशन वाले में n फैक्टर निकालो, ब्रोमीन 0 से कितना है आपका 5, और ब्रोमीन जैसे 2 है तो 2 हो गया। फार्मूला लगाओ n फैक्टर ऑफ Br2, क्या फार्मूला है, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो NBr2, तो N1 इंटू N2 का मतलब कितना हो गया, ऊपर आ गया कितना 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हो गया 2 प्लस 10। सोल्व किया आपने तो ये आ गया 20 अपॉन 12, 20 नहीं ऊपर आएगा 12 अपॉन 20, तो कितना आ गया निकाल लो। देखो किससे कैंसिल हो सकता है, ऊपर 12 है, ऊपर आपका, मैंने गलत कर दिया क्या, ऊपर आपका 12 है, यहां पर 20, यहां पर आपका 12, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, n फैक्टर देखो आ गया 5/3, n फैक्टर ऑफ ब्रोमीन Br2 5/3। और इसी रिएक्शन को बिल्कुल उल्टा लिख दो, NaBr पहले लिख के NaBrO3 लिख दो, फिर ब्रोमीन NaH कर दो, तो ये आपका रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, 5/3 डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। NBr2 का n फैक्टर 5/3, 5/3। तो जब भी आप ऐसा करो डिस्प्रोपोर्शनेशन आए तो रिएक्शन याद होनी चाहिए एक तो बेटा, कि उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। जैसे यही हैलोजन, इसी हैलोजन को बेसिक मीडियम दे दो NaOH, लेकिन अब की बार डाइल्यूट एंड कोल्ड दे दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaX प्लस NaOX में। इसको सोडियम हाइपोहैलाइड बोलते हैं, मतलब एज, मान लो आयोडीन लिया, आयोडीन को NaH दे दिया मैंने, और NaH डाइल्यूट एंड कोल्ड वाली कंडीशन दे दी, तो ये बन गया मेरा NaI प्लस NaOI। अब यहां पर आयोडीन देखो, इधर से इधर चेक करो और इधर से इधर चेक करो, इधर से इधर चेक करोगे तो 0 से -1 है ना, 0 से -1, तो क्या हुआ रिडक्शन, और n फैक्टर कितना है 1 का डिफरेंस इंटू 1। फिर इधर से इधर भी चेंज कर लो, चेक कर लो, इधर आएगा +1, तो
तो यहां भी डिफरेंस 1 का ही आ गया। ऊपर वाला जो ऑक्सीडेशन आ रहा है +1, तो n फैक्टर वहां से भी आ गया। 1 का डिफरेंस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आ गया। तो अगर मुझे नेट चाहिए टोटल रिजल्टेंट, तो n1 इंटू n2, n1 प्लस n2। तो n फैक्टर कितना हो गया? 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 1, n फैक्टर 1 आ गया। तो ऐसे हमारे पास कई सारी एग्जांपल होती हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा मैंने, अमोनियम नाइट्रेट N2 और H2O में। अब अमोनियम नाइट्रेट N2 और H2O में लिखा, तो ये एग्जांपल क्या है मुझे बताना है आपको। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या कम प्रोपोर्शनेशन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलोगे इसको, या कम प्रोपोर्शनेशन? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा बेटा, यहां कम प्रोपोर्शनेशन। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कल हमने निकाला था कि नाइट्रोजन वाले में आया था NO2 नेगेटिव +3 नाइट्रेट, जो ब्रेक करके हमने निकाला था, और इसका आया था -3, इधर 0। तो इधर से इधर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन सेम काइंड ऑफ एटम रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब हमें तो स्टडी करना है इधर से इधर, तो इधर से इधर उल्टा होगा। रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन आपका कम प्रोपोर्शनेशन, जो रिडॉक्स का बिल्कुल अपोजिट हो उसको हमने कम प्रोपोर्शनेशन। तो टोटल आपका, अब ये n फैक्टर इस टाइम में इसीलिए इस पर लगाया मैंने कि अगर आपको n फैक्टर आ गया तो अभी देखो आप क्वेश्चन इमीडिएट सोल्व करने स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन जो होंगे आपके बस देखते ही सोल्व होने लग जाएंगे। आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जस्ट, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बहुत मुश्किल लगती थी वो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ई निकालना है आपने, तो सिंपल इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो जो फार्मूला वेट और जो आपको n फैक्टर आता है उससे आप मल्टीप्लाई कर लो। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट ऑफ n फैक्टर। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम दे दूं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम परमैंगनेट in acidic medium। Calculate equivalent weight of barium permanganate in acidic medium। Calculate equivalent weight barium per acidic medium, ये दे दिया F। मोलर मास जो है बेरियम परमैंगनेट का वो आप M डैश ले रहे हो। फार्मूला वेट बोल दो, मोलिकुलर वेट बोल दो। अब ये एग्जाम में प्रॉब्लम आ गया। अगर आपने पहले वाला लेक्चर बड़ा ध्यान से और बड़े मन से सुना है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लोचा भी है। लोचा क्या है कि आपको पहले बेरियम परमैंगनेट का फार्मूला तो आना चाहिए। बेरियम परमैंगनेट क्या होता है? Ba2 पॉजिटिव बेरियम आयन होता है, और मैग्नेट परमैंगनेट आयन क्या होता है? MnO4 नेगेटिव होता है। जब इसका फार्मूला बनाओगे तो ये वैलेंसी इधर जाएगी बेटा, ये वैलेंसी इधर जाएगी, तो यहां से जो फार्मूला बन जाएगा BaMnO4 का ट्वाइस बन जाएगा। ये बन गया बेरियम परमैंगनेट। मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना बेटा। दिशांक जल्दबाजी नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं, हमेशा याद रखना, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में गलत होते हैं आंसर। ये आ गया बेरियम परमैंगनेट। अब मुझे ये पता है कि जब भी एसिडिक मीडियम दोगे, जो भी परमैंगनेट वाला आयन है Mn, वो परमैंगनेट वाला आयन है वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और मुझे पता है कि यहां Mn+7 के अंदर है, तो मुझे तो बेरियम परमैंगनेट का चाहिए। इस बार 1 स्पीसीज ऑफ बेरियम परमैंगनेट है, तो n फैक्टर निकालूंगा। अगर मैं n फैक्टर निकालूंगा तो परमैंगनेट होता सिर्फ परमैंगनेट, एक मैग्नीज आयन का +7 से +2 में डिफरेंस आता 5, और एसिडिक मीडियम में हमें पता है परमैंगनेट आयन का 5 आता है। लेकिन आप तो बेरियम परमैंगनेट का, you need to calculate the equivalent weight of barium permanganate, so you need to clear the n factor of barium permanganate, not manganate ion। तो पर स्पीसीज ऑफ बेरियम परमैंगनेट में तो 2 आ रहे हैं Mn। फार्मूलों को सोचना है,
मैंने क्या बोला, दिमाग के गेम है, रट्टे के गेम नहीं है कि MnO4 याद था +5 था, वो तो MnO4 नेगेटिव के लिए था। अब आप देखो MnO4 बेरियम परमैंगनेट के लिए निकालना है तो उसमें तो 2 आ रहा है, तो मैग्नीज तो 2 हो गए, तो n फैक्टर 10 हो गया इस बार। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो फार्मूला वेट बाई 10 आएगा, फार्मूला वेट बाय 10 नॉट 5, फार्मूला वेट बाय 10। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, मुझे पता है क्या गलती कर सकते हो आप, इसीलिए मैं इसी टाइप का प्रॉब्लम देता हूं कि मिस्टेक ना हो, और मिस्टेक हो तो अभी सीख जाओ, एग्जाम में गलती ना करो। तो दिशांक 31.6 तब होता जब KMnO4 होता, क्योंकि KMnO4 में एक ही मैग्नीज है। आपने क्या किया, आपने अपने दिल की सुनी, पता नहीं कहां से वैल्यू 158 रख दी, और 158 आपने कहीं रट रखा होगा, KMnO4 का था, उससे डिवाइड कर दिया, और आप अपना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव खा के आ गए एग्जाम में। इसलिए ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना, इसी काम के लिए तो रोकता हूं मैं। डू तो हर कोई बताता है क्या करना है, मजा तब है जो डोंट बताए क्या नहीं करना है। 158 को 5 से डिवाइड नहीं करना है, वो तब होता जब KMnO4 होता बेटा। तो यहां पर हमें बेरियम परमैंगनेट का पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, कल बताया था ना शेर वाली बात, लॉइन वाली बात, किंग बनना है तो लॉइन वाली कैपेसिटी लाओ, धीरे आराम से, और उसके बाद फिर अटैक। यही प्रॉब्लम इसलिए लगा ना बेटा कि मैं बार बार क्या, वो हर एक वर्ड का मेरा मीनिंग है बेटा, मुझे पता है कि हमारा छोटे टाइम का लेक्चर है, उसमें कोई वर्ड कह रहा हूं तो ये नहीं कि मैं आपको मजे लेने के लिए आपके लिए कहता हूं, मैं कोई बात कहता हूं तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं दिल नहीं दिमाग लगाओ, क्योंकि आपके दिल ने कहा, आपने 158 लगाया, यही तो रोकता हूं मैं, इसीलिए तो रोकता हूं बेटा। देखो अब मैंने क्या किया कि मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया आपको, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन मैंने दे दी Br2 NaOH NaBr NaBrO3। इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका, निकालो बेटा। देखो क्या इक्विवेलेंट वेट आता है, लेट चेक इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले तो बेटा ये सोचना था, अभी हम जस्ट ऊपर करके आए हैं, मैं यहाँ दोबारा नहीं निकालूंगा, अभी यहाँ हम देखो ऊपर करके आए, ये ब्रोमीन का केस, n फैक्टर निकाला हमने, NBr2 NaOH NaBr NaBrO3 ये रिएक्शन दे रखा था, आपको n फैक्टर डायरेक्ट याद होना चाहिए था 5/3, या फिर वहाँ एग्जाम में निकाल लेते आप। तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए था कि भाई ये आपके लिए मस्ट था कि ये वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें हमने 5/3 n फैक्टर ब्रोमीन के लिए निकाला है। अगर इतना आपको वो याद होता पिछली क्लास वाला तो फटाफट निकाल देते बात बेटा। तो 5/3 आता, तो अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो फार्मूला वेट ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला वेट ब्रोमीन का कितना होता है, Br होता है 180, तो 80 × 2 160, n फैक्टर आ जाएगा 5/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने पे जा रहा है, 5 3 जा 15, 10 है 20, तो 3 2 जा 6, और कितना जा रहा है ये 96। तो आपका जो भी आएगा आपका n फैक्टर जो यूज है वो आपने करना है, 5/3 आया है, तो ये n फैक्टर आया था ना आपका 5/3। तो आपने एन कैलकुलेशन जो है वो चेक कर लेनी है कि भाई हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आपको वैसे गिवन होता है जनरली, लेकिन ध्यान भी हो तो अच्छी बात है, जैसे क्लोरीन का गिवन होता है, दिया जाता है कई बार। तो इस टाइप से एन फैक्टर का एक यूज तो बेटा आपका इक्विवेलेंट वेट है, और दूसरा यूज है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। दूसरा यूज जो करते हैं हम इसका, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में बस एक ध्यान रखना,
आपकी सिर्फ अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो जो कोफिशिएंट हैं, एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर आपने निकाल लिए, रिवर्स ऑफ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर देयर कोफिशिएंट। तो एक तो बड़े बड़े मेथड होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक देखो मैं एक सिर्फ एन फैक्टर पढ़ा दिया तो उससे सोल्व करवा रहा हूं। आपको जो कोफिशिएंट बनाने हैं वो रिवर्स कर देना एन फैक्टर का, बाकी अगर सिंपल मल्टीपल करना है तो आगे कर देना। एन फैक्टर का आइडिया होना चाहिए, उसका रिवर्स कर दो एन फैक्टर का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो आपकी डायरेक्ट कोफिशिएंट आ जाएंगे आपके पास। जैसे मान लो मैं आपको रिएक्शन देता हूं, मैं कहता हूं कि आपको MnO4 नेगेटिव, अभी जो पढ़े हैं वही लगाता हूं, फेरस सल्फेट का Fe+2 और ये दे दिया Mn2 पॉजिटिव, और सपोज Mn2 पॉजिटिव के साथ मैंने आपको दे दिया Fe+3। बेटा मैंने बोल दिया कि मुझे ना इनके कोफिशिएंट बताओ, आप कोफिशिएंट बताओ। तो आपने कोफिशिएंट कैसे करना है बेटा, सीधा याद रखो, देखो MnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एन फैक्टर याद किया था ना अभी आपने। एन फैक्टर कितना आया था इसका, 5। जैसे फेरस का फेरिक में कन्वर्ट किया था, इसका एन फैक्टर भी किया था बेटा, कितना एन फैक्टर आया था, 1। इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस है, बाकी हिट एंड ट्रायल कर देना। 1 MnO4 नेगेटिव, 5 Fe2 पॉजिटिव, इधर रहने दो, फिर अपने आप बैलेंस होता रहेगा Fe+3। तो 1 Mn आ गया तो इधर भी 1 आ गया, Fe आ गया तो 5 Fe आ गया। तो हम एन फैक्टर से जो है डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं, एन फैक्टर से डायरेक्ट आप आगे जो है इसको बैलेंस कर सकते हो। बट ये है कि अगर आपका ये सिर्फ जो है एन फैक्टर का रिवर्स लेना है और उस रिवर्स को रखना है तो आपका बैलेंसिंग हो जाएगी। अब परफेक्ट बैलेंसिंग और करनी है तो आपको स्पीसीज थोड़ा चेंज करके दे देगा वो कोफिशिएंट निकालने के लिए। आपको बस आपको ध्यान रखना है कि एन फैक्टर का उल्टा रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए, तो आप ये सोल्व कर सकते हो। जैसे यही रिएक्शन ऐसे दे देता हूं, ऐसे करके दे देता KMnO4 प्लस फेरस सल्फेट, एसिडिक मीडियम H2SO4, इधर दे दिया MnSO4 प्लस, जरूरत पड़ेगा तो सारी चीजें देगा, ना भी दे उसकी मर्जी, H2SO4 थ्राइस और K2SO4 एटसेट्रा। कहता है इस इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मैंने क्या बताया, पहले वो स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट कर लो। तो देखो यहां पर ये वाला आयन था K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, यहां फेरस वाला आयन था Fe+2, यहां Mn में कन्वर्ट हुआ था Fe+2 और ये फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ था +3। पहले सबसे पहले आप एन फैक्टर बना लो इसका, KMnO4 का एन फैक्टर, KMnO4 का एन फैक्टर कितना आया था, MnO4 है 5, फेरस सल्फेट का इनफैक्ट, उधर दूसरी साइड जाओ ही नहीं, लेफ्ट साइड कुछ नहीं करना अभी आपने। फेरस सल्फेट का इनफैक्टर, फेरस सल्फेट का इनफैक्टर आया था आपका 1। तो आपने करना क्या है, इस वाले इनफैक्टर को इधर लगा देना है, इस वाले इनफैक्टर को इधर लगा देना, इसी साइड को सोल्व करना, अभी दूसरी साइड सोल्व ही नहीं करनी, बस इनके इनफैक्टर सोल्व करने। तो ये क्या बन गया, KMnO4 प्लस 5 फेरस सल्फेट, बाकी चीजें जैसी हैं वैसी रख दो बेटा, वो हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगी। H2SO4 मतलब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो आपका अपने आप सोल्व हो, बाकी कुछ मत लिखो, बाकी किसी को बैलेंस मत करो, वो करते रहेंगे। ये लिख दिया, अब ये लिख दिया आपने, तो इधर देखो, अब 1 KMnO4 है तो यहां तो चलो 1 आ गया, 1 MnO4 हो। अब देखो दूसरे स्टेप में 1 KMnO4 है, यहां तो 1 आ गया बेटा KMnO4, समझ रहे हो मेरी बात, यहां 1 है तो यहां तो 1 आ गया, चलो 1 रख दूं मैं, लेकिन ये Fe देखो कितने हैं, 5 है, Fe 5 है, तो Fe2 बनाने हैं मुझे, तो Fe2 कितने हो जाएंगे बेटा, Fe5 तो Fe2 कितना हो जाएगा, Fe2 2.5 होगा ना, Fe5 और Fe का ट्वाइस डबल
2.5, तो आप एक काम करो, यहां 1 रखा, MnO4 के आगे यहां भी 1 रख दिया। Fe थे 5, लेकिन मुझे Fe2 बनाने थे, मतलब आधा करना था, Fe2 मतलब ट्वाइस हो गया, तो 2.5, क्योंकि 2.5 इंटू 2 तब तो 5 होगा। अब क्या कर दो आप, अब फ्रैक्शन रिमूव कर दो, 2.5 है, सारी इक्वेशन को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन भी रिमूव हो जाएगा, होगी इक्वेशन बैलेंस आपकी। 2K, सारी इक्वेशन को बैलेंस कर दो, 2K MnO4, जहां जहां यूज किया था 10 फेरस सल्फेट, इनको कुछ मत लिखो अभी, जो जिनको आपने चेंज कोएफिशिएंट नहीं लगाए हैं वो अपने आप हो जाएंगे बाद में। Mn 2MnSO4 और ये 2.52 है, तो 5Fe2SO4 का प्राइस। आपकी इक्वेशन बैलेंस है बेटा। अब जो चीजें रह गई हैं वो और बैलेंस कर दो। जैसे देखो आपका मैग्नीज बैलेंस हो गया, आपका आयरन बैलेंस हो गया, रह गई आपकी सल्फेट वल्फेट की बारी, H2O की बारी, तो आप सल्फेट बैलेंस करो टोटल और पोटेशियम बैलेंस करो। देखो एक तो पोटेशियम आ गई, ये 2K है, तो K2SO4 लिख दो इधर दूसरी साइड, K2SO4 लिख दो। K2SO4 बैलेंस हो गया, वो अपने आप दे रखा होगा। अब सल्फेट टोटल काउंट कर लो, सल्फेट और ऑक्सीजन टोटल काउंट कर लो बेटा, सल्फेट और सल्फेट काउंट करो। देखो 10 सल्फेट ये थे और इस तरफ पूरे रखे हुए, देखो 2 सल्फेट ये, 5 3 जा 15 सल्फेट ये 15 और 2 17 और 1 सल्फेट ये 18, तो यहां पर क्या कर दें, 10 तो इधर चले गए सल्फेट, तो 8 H2SO4 इधर कर दो, 10 और 8 18 हो गए, सल्फेट भी बैलेंस हो गए। अब रह गया वाटर, तो 8 H2O है, तो यहां कर दो 8 और दे दो इधर H2O दूसरी साइड 8, बाकी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। 8 H2O, तो ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। आपने करना क्या है, क्वेश्चन की थीम को पकड़ना है, आपको एन फैक्टर पता होने चाहिए, नहीं पता है तो उस रिएक्शन में निकाल लो एन फैक्टर, और एन फैक्टर का उल्टा करके सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के आगे लगा दो पहले, तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरी साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बैलेंस कर लो, फिर जो रह गए हैं वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाएंगे। एन फैक्टर का रिवर्स लेके कर देना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे। वैसे नाम याद रखना है आपने, क्योंकि आपको कंपटीशन के लिए करना है, बोर्ड के लिए तो करना नहीं, नाम याद रखना है। वैसे हम जो मेथड करते हैं वो एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करते हैं, और एक हम जो यूज करते हैं वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। जो भी आपके पास रिएक्शन आती है उसको हम दो तरीके से बैलेंस करते हैं, तो एन फैक्टर आप यूज कर लो, एन फैक्टर का यूज करके बैलेंस बना सकते हो। रिएक्शंस कोई भी हो, आप एन फैक्टर का उल्टा करके आप बना सकते हो। कुछ रिएक्शंस ऐसी आती हैं जिन रिएक्शन में रिडॉक्स के साथ साथ, जिन क्वेश्चंस में आपका रिडॉक्स के साथ साथ एसिड बेस रिएक्शन भी होता है, जिसका एक एग्जांपल रिडॉक्स प्लस एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल। इसमें रिडॉक्स भी हो रहा है और सॉल्ट भी बन रहा है, तो रिडॉक्स और एसिड बेस है, तो उसमें ये फार्मूला यूज नहीं करना, एन फैक्टर वाला नोट यूज डायरेक्ट। तो उसके लिए मैं देखो एक फार्मूला और बताता हूं मैं आपको। जैसे सपोज आपके पास K2Cr2O7 है, इधर आपने HCl रखा हुआ है, इधर आपको बना दिया KCl, इधर कर दिया CrCl3, इधर कर दिया H2O, इधर कर दिया Cl2। तो यहां आपको दिख रहा है कि Cl जो नेगेटिव है, क्रोमियम तो ओके है, क्रोमियम +6 है, Cr2 7, इधर क्रोमियम +3 हो रहा है, क्रोमियम का तो सिर्फ रिडॉक्स में यूज हुआ है। लेकिन जो HCl है, कुछ Cl नेगेटिव 0 से इसमें गया है, लेकिन बाकी Cl बाकी रखा हुआ भी है, ये देखो कुछ Cl -1 वाले भी हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, तो ये सॉल्ट बना रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये रिडॉक्स और एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सिर्फ रिडॉक्स नहीं है, रिडॉक्स और एसिड बेस है। तो इसका बेस्ट वे देखो, आप हिट एंड ट्रायल यूज करो। कैसे यूज करो, आप इसको बोल दो कि ये आपका X है मान लो, या आप ये कह दो कि A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। बस इसी क्वेश्चन को याद करना, इससे बाकियों में जरूरत नहीं, यही पूछा जाता है। E है, F है, एसिड बेस के साथ। अब क्या करो, जितने एटम है ना उसको दोनों साइड बैलेंस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो पहले K को बैलेंस करो, K
ए को जितने एटम हो के उससे मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में के, तो के ए 2 हैं तो 2a इजिकल टू राइट साइड में आ जाओ, यहां देखो यहां अकेला के है इंटू सी तो 1c। ऐसे दूसरा आइटम सोल्व करो, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम देखो इधर 2a, क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड में 2a, राइट साइड में देखो एक क्रोमियम में और एक डी है, डी को 1 क्रोमियम से मल्टीप्लाई कर दिया 1d। फिर आ जाओ नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 7 है तो 7a, ऑक्सीजन 7a। इधर आ जाओ दूसरी साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ए की दिखाई दे रहा है 1e आ गया। फिर आ जाओ आप हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन 1b, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 1b, दूसरी साइड हाइड्रोजन आ जाओ देखो 2e। लास्ट में आ जाओ पंगा है क्लोरीन का, क्लोरीन देखो 1b इस साइड में, लेकिन दूसरी साइड में आ जाओ क्लोरीन यहां भी है 1c प्लस क्लोरीन यहां भी है 3d प्लस 2f, क्लोरीन बहुत सारी जगह। अब एक काम करो, ए जो एज्यूम किया था ए की वैल्यू 1 ले लो, इफ ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई, बी की निकाल लो। बी की कहां से निकालोगे, देखो बी ये रहा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2e, बी की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल टू 1 तो बी इज इक्वल टू 2e, और b इज इक्वल टू 2e, वो देखने से पता लग जाएगा, लंबा लग रहा है नहीं, जैसे a b इज इक्वल टू 2e तो e की वैल्यू देखो 7a, e की वैल्यू 7a तो 2e इंटू 7a, तो 7 इंटू 14a, a की वैल्यू आप 1 ले चुके हो तो 14, डायरेक्ट सोल्व हो गया। a की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 1K2Cr27 प्लस b की वैल्यू 14 आ गई 14HCl। बाकी अपने आप, जो मैंने बोला है कि बाकी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लो। तो जब एसिड बेस और रिडॉक्स दोनों हो तो ABCD करके सोल्व कर लिया करो, जैसे मैंने इसमें किया है, 2-4 बार देखना। 1K2Cr2 अब बाकी बैलेंस कर दो, 1K2Cr27K है तो 2K लगा दो, क्रोमियम 2 है तो 2 लगा दो, ऑक्सीजन 7 है तो 7 लगा दो। अब रह गए सिर्फ क्लोरीन, क्लोरीन कितने आ चुके हैं 2Cl ये और 3 2 6 ये आ चुके हैं, 6 ये आ चुके हैं, और इधर है टोटल 14, 3 2 6 और 8 आ चुके हैं, 6 हो रहे हैं तो 3Cl2 लगा दो, हो गया बैलेंस 14HCl। पॉइंट ये है यहां के एन फैक्टर कैसे निकालोगे इस रिएक्शन में। कैलकुलेशन ऑफ n factor of HCl in above reaction which undergoes in oxidation, which undergoes in oxidation as well as in reduction in acid base reaction। मतलब HCl एसिड का भी काम कर रहा है और ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज कर रहा है, मतलब गोज इन रिडॉक्स, रिडॉक्स लिखो ना, एज वेल एज एसिड बेस रिएक्शन। तो आपने करना क्या है, तो ऊपर से वाली बैलेंस रिएक्शन लिख दो जो बैलेंस किया है, 1K2Cr27 14HCl, ये आया था देखो आपका 14HCl। बाकी जो भी बना बना दो भाई, CrCl3 बना, KCl बना, H2O बना और 3Cl2 बना। चेंज देखो HCl का कहां हुआ है, ये Cl है, Cl का -1 चेंज, यहां पर Cl का 0 चेंज, Cl -1 से 0, तो -1 से 0। इस बार एक काम करना है इसमें, आपने ये सोचना है कि आपके पास देखो टोटल थे 14 Cl नेगेटिव, 14 Cl नेगेटिव में जो Cl2 मतलब न्यूट्रल 0 वाले जो है वो 6 Cl ही है, तो आपका इधर -1 इधर 0, तो इलेक्ट्रॉनों का चेंज कितना हुआ 6, बाकी तो 8 तो Cl नेगेटिव ही रहे, इनमें तो चेंज हुआ नहीं, 14 में से सिर्फ 6 में चेंज हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ।
लेकिन यूज टोटल 14 हुए हैं, तो 14 HCl एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 HCl एक्सेप्शनल केस है, बहुत बार पूछा जाता है। 6/14 बाई कैलकुलेशन आ जाएगा 3/7। तो n फैक्टर ऑफ HCl इस वाली रिएक्शन में 3/7 यूज करना है आपने। n फैक्टर जो यूज करना है वो 3/7 यूज करना है। मैं रिपीट करता हूं सारा पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दे दिया कि K2Cr27 HCl KCl CrCl3 H2, ये रिएक्शन याद रखना। K2Cr27 के साथ HCl है, तो HCl यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है और एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना रहा है। ओनली रिडॉक्स होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओनली रिडॉक्स जैसे अभी ऊपर करके आया, ओनली रिडॉक्स हो तो जो n फैक्टर है उसका रिवर्स करके सोल्व कर लिया करो। लेकिन रिडॉक्स के साथ साथ एसिड बेस रिएक्शन है, जैसे ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, तो उसको कैसे सोल्व करना है। जैसे K2Cr27 के ऊपर A लिख दो, HCl के ऊपर B लिख दो, KCl के ऊपर C लिख दो, Cr2Cl3 के ऊपर D लिख दो, H2 के ऊपर E लिख दो, Cl2 के ऊपर F लिख दो। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ईच एंड एवरी एटम को बैलेंस कर दो अपनी तरफ से एज्यूम करके। जैसे पोटेशियम में A लिया है तो जितने पोटेशियम है, जैसे 2 है तो 2A रखो, और राइट साइड में K अकेला ही है तो और C है तो 1C रखो, तो A और C वैल्यू आ गई। ऐसे क्रोमियम को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को बैलेंस कर दो आप। अब क्या है, A की वैल्यू एज्यूम कर लो 1 और B की वैल्यू निकालनी है, तो B इज इक्वल टू, यहां देखो जितनी इक्वेशन बना रखी है, B इज इक्वल टू 2E आया, तो B इज इक्वल टू 2E लिख दिया। और 1E की वैल्यू 7A है, A की टर्म में ले आओ, तो 2 इंटू 7A, और 7 टू 14A हो गया। A की वैल्यू 1 लेके चल रहे हो तो B की वैल्यू 14 आ गई, तो A की वैल्यू 1 तो यहां 1 लगा दिया और B की वैल्यू 14। तो अब देखो आंसर आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y एंड Z, ये रहा Y, HCl के नंबर बताने आपने Y, और ये रहा Z, KCl के नंबर बताने, तो ये रहा Y और ये रहा Z। तो यहां X मुझे लग रहा है मिस हो रहा है, यहां X Y Z तीनों पूछेगा, X Y Z। तो X की वैल्यू 1 जो A माना था आपने, और Y की वैल्यू मतलब B माना है वो आपकी 14, तो 1 14 और 2 आ जाएगा। दूसरी बात क्या, A इज इक्वल टू 1 एज्यूम, हाँ एज्यूम करना है क्योंकि वो फ्रैक्शन आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलोगे ना, तो A1 इजी होता है एज्यूम करना। अब ऐसे क्वेश्चंस में n फैक्टर जो पहले जितने रूल है उससे नहीं निकालना बेटा, ये बैलेंसिंग से निकालना है। जैसे यहां पर HCl जो है वो दोनों काम कर रहा है, HCl रिडॉक्स में भी जा रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भी है। HCl का वर्क इस रिएक्शन में कोई पूछेगा तो आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट प्लस जो आपका एसिड है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन भी बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो ऐसे केसेस में देखो 14 Cl नेगेटिव में से 6 Cl मतलब जीरो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हुए हैं, सिर्फ 6 कन्वर्ट हुए हैं जीरो, और 8 अब भी Cl नेगेटिव ही है। तो इलेक्ट्रॉनों का चेंज तो 6 ही हुआ ना, जो 6 Cl जीरो में गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ। और कितनों ने किया, 14 HCl ने किया। 14 HCl एक्सचेंज करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 स्पीसीज HCl कितना एक्सचेंज करेगी, 6/14। एक सिंपलेस्ट रेशो लिया जाता है n फैक्टर HCl का, तो 3/C। तो इस केस में HCl का इक्विवेलेंट वेट पूछेगा, तो फार्मूला वेट अपॉन n फैक्टर आएगा। तो फार्मूला वेट यहां पर देखो HCl का कितना आएगा, 35.5 और 1 36.5। n फैक्टर कितना आएगा, 3 इंटू 7, तो देखो सोल्व करो, 3 1 3 3 2 6, ये भी अप्रोक्सीमेट 2, तो कितना आ गया, 7 2 14 और 7 2 14 8, 84.4। तो इक्विवेलेंट वेट इवन HCl के फार्मूला वेट से भी ज्यादा आ गया बेटा देखो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो चाहे रिएक्शन अब रट डालो आप, अब मुझे उससे नहीं है कि आपको ये कैसे किया है या क्या नहीं किया है, मेरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन रट डालो कि बैलेंसिंग कैसे हुई, 1 K2Cr27 14 HCl लेना है, आगे अपने आप बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात क्या याद करना है, n फैक्टर ऑफ HCl याद करना है 3/7, n फैक्टर ऑफ HCl याद करना है बेटा 3/7। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3/7 है तो फार्मूला वेट को 3/7 से डिवाइड करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट वेट से भी ऊपर आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट से भी ऊपर आ जाएगा। तो n फैक्टर मैंने बेटा आपको 3 4 5 केसेस बताए हैं। n फैक्टर के यूज से ही आपको बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की, इक्वेशन का बैलेंस करना है, और इक्वेशन का बैलेंस के साथ साथ आपको जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट और बैलेंसिंग, पहला जो आपका सिंपल केसेस, सीधा आप ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख के बताते हो। फिर दूसरा 2 स्पीसीज का है तो उनका ऐड कर लेते हो। तीसरा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो एक फार्मूला बताया मैंने, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। और फोर्थ एक स्पेशल केस बताया कि इन सम केसेस
जो एसिड या बेस होता है वो सिर्फ रिडॉक्स मतलब नहीं जाता, वो आगे साल्ट भी बना देता है। तब आप क्या करोगे, पहले बैलेंसिंग करोगे फिर एन फैक्टर निकालोगे। पहले इक्वेशन का बैलेंस मतलब एन फैक्टर का रिवर्स यहां पर डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एन फैक्टर पता ही नहीं हमें। जैसे इस केस में HCl का एन फैक्टर डायरेक्ट हम निकालेंगे, तब हम इसका एन फैक्टर से यूज करेंगे। हाँ, एक बात और है कि अगर आपने एन फैक्टर पता कर लिया, बैलेंस होगी इक्वेशन तभी तो एन फैक्टर पता होगा ना, तो पता कर लिया तो फिर आप इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो क्लियर बेटा, तो कल मैं फिर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगा। जो अब रिडॉक्स वाला है तो रिडॉक्स का जो है कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और इसका डीपीपी भी मैं शेयर करूंगा, तो वो भी करना है आपने। तो रिडॉक्स में कल अगेन हम, क्योंकि इसमें दो ही बातें करनी है रिडॉक्स में, कल मैं क्वेश्चनिंग पर और फिर बात करूंगा आपसे। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। क्या करना होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्वेशन को बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग कल फिर सिखा दूंगा एक बार और, इक्वेशन का बैलेंसिंग करना, और तीसरा होता है कि स्टोकियोमेट्री सोल्व करना, मतलब मोल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भी इसके इतने मोल यूज करेंगे तो इसके कितने मोल करेंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो कल की क्लास में ये बेटा बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।